मैं देख रहा हूँ संदीप जी का हाथ ऊपर है। हाँ जी संदीप जी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। सर मैं एक्चुअली थोड़ा एक अभी जो मुद्दा चल रहा है उससे हटके थोड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी जब आपने हाँ। हनुमान जी का जिक्र किया कि वो सशरीर मौजूद हैं, तो हम्म। हमने बीच में एक्चुअली कई बार कई जगह पढ़ा है कि अश्वत्थामा को श्राप था, वो आज भी जीवित है और वो हाँ। भटक रहा है। तो क्या वह सच है? और उसकी क्या हाँ स्टोरी है, मतलब एग्जैक्ट अश्वत्थामा की? अश्वत्थामा की जहां तक मैं जानता हूं कि अश्वत्थामा की ये स्टोरी है कि अश्वत्थामा को अमर होने का वरदान था। और अश्वत्थामा जब पैदा हुआ था ना, तो उसके फोरहेड पे, सर पे मणि लगी हुई थी जी सर। पैदाइश। और अश्वत्थामा को, जहां तक मेरी नॉलेज है, अश्वत्थामा को गुरु द्रोणाचार्य ने ही अमर होने का वरदान दिया था, या जहां से भी उनको अमर होने का वरदान था। तो जब अश्वत्थामा और अर्जुन आमने सामने हो गए थे, ये महाभारत युद्ध के बाद की बात है, थोड़े से बाद की बात है, तो दोनों ने अपना अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। ओके सर। तो वहां पर वेद व्यास बीच में आए और उन्होंने दोनों का ब्रह्मास्त्र रोक लिया, और अर्जुन को भी बोला कि अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, और अश्वत्थामा ने बोला कि मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, वापस लेना नहीं आता है। ओके। फिर अश्वत्थामा ने कहा कि मैं अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा को मोड़ सकता हूं। जी। तो उसने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा को मोड़ दिया, और वहां कृष्ण भी मौजूद थे साक्षात। तो जी। कृष्ण ने देख लिया कि उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा को कहाँ मोड़ा है। उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा को मोड़ा था अर्जुन के पुत्र, जो कि अभी गर्भ में ही था। अर्जुन के पुत्र, सॉरी, अभिमन्यु का पुत्र, सॉरी, जी। अभिमन्यु का पुत्र। अभिमन्यु अभी महाभारत की युद्ध में देहांत हो चुका था उनका। अभिमन्यु का पुत्र जो कि अभी गर्भ में था, उसकी वाइफ उत्तरा के गर्भ में था, ठीक है, उसकी तरफ मोड़ दिया अपना ब्रह्मास्त्र, और जाकर के उत्तरा के गर्भ में लगा ब्रह्मास्त्र। और उसकी गर्भ में जो बच्चा था वो मृत पैदा हुआ, जिसको कि कृष्ण ने दोबारा जिंदगी दी। लेकिन जब कृष्ण ने देख लिया कि उसने, अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को वहां मोड़ दिया है, जो कि एक अभी गर्भ में पड़ा हुआ बच्चा है, जिसका कि अभी जन्म भी नहीं हुआ है, जी सर। तब कृष्ण ने उसको श्राप दिया, और उनसे पांडवों को कहा कि इसकी मणि निकाल लो। उसके माथे में जिस मणि के साथ वो पैदा हुआ था, बोला कि ये मणि निकाल लो। और उसको दंड दिया वहां पर कृष्ण ने अश्वत्थामा को। और अश्वत्थामा ने खैर वो मणि खुद ही निकाल करके दे दी है पांडवों को। और कृष्ण ने वहां पर उसको श्राप दिया कि ये जो जगह है जहां से ये मणि निकली है, ये घाव बन जाएगा और ये रिश्ता रहेगा। और चूंकि तुम अमर हो, तो तुम्हें इस दर्द के साथ जीना होगा, क्योंकि जो तुमने किया है ये जघन्य अपराध है। जी सर, तो वो सर हमेशा जीवित रहेगा जब तक ये यूनिवर्स मौजूद है? नहीं, उसका भी ये है, जब तक कि ये या सारे फिर युग द्वापर खत्म हो युग करके के वो खत्म हो गया? कलयुग का अंत नहीं हो जाएगा। अच्छा, कलियुग। ओके सर। हाँ, भगवान किसी के साथ भी नाइंसाफी इतनी बड़ी नहीं करते हैं। सारी गलती क्षम्य है, भगवान अपने में ले लेते हैं। लेकिन ये एक एग्जाम्पल सेट किया था मेरी अंडरस्टैंडिंग से कृष्ण ने, कि ये बहुत बड़ा अपराध है कि किसी भी गर्भस्थ इसको मारना। इसीलिए हिंदू धर्म में ये इस बात की बहुत ज्यादा समझ है कि जब कोई लेडी गर्भ में हो तो उसकी स्पेशल केयर, और किसी भी गर्भ वाले शिशु को मारना सबसे बड़ा पाप माना गया है, चाहे वो जी। किसी भी लाइफ फॉर्म में हो। और इसीलिए मैं एक छोटा सा, मतलब इनअप्रोप्रिएट होगा एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी ये कह रहा हूं कि जो लोग नॉनवेज भी खाते हैं ना, तो हिंदुओं में वो या तो
मुर्गे का मीट खाएंगे या बकरे का मीट खाएंगे, वो फेमिनिन का अवॉइड होता है। लेकिन आजकल चलो वो जैसे भी करते हैं, मेल या फेमिनिन, और उसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन मैं एक ये भी बता रहा हूं कि वो मुर्गी, बेशक वो मुर्गी का मीट काटा हो, लेकिन वो हमेशा मुर्गा ही होगा, मेल ही होगा। मतलब थ्योरेटिकली वो, मतलब कि वो कॉन्सेप्चुअली है कि वो फीमेल का मीट नहीं खाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में भी एनिमल हार्वेस्ट को लेकर इट्स प्रेफर्ड, आई थिंक रूल्स है कि आप मेल्स को ही हार्वेस्ट कर सकते हो टू अवॉइड फीमेल्स एंड देयर किड्स। तो शायद इस चीज की भी इंपॉर्टेंस कृष्ण ने वहां पर एक एग्जाम्पल में, अश्वत्थामा वाले एग्जाम्पल में, वो भी कृष्ण ने वहां पर स्टैब्लिश कर दिया है। ठीक है सर, थैंक यू। समझ आई? जी सर, ये समझ में आ गई बिल्कुल, थैंक यू। और कोई सवाल दिख रहा है कहीं पे? सर कुछ टाइम पहले आपने रफली 2 वीक्स पहले गौतम बुद्धा की तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वो अपनी राइट करवट पर सिर के नीचे हाथ रख कर लेटे हुए थे। तो उसमें सर आपने जो उनका स्लीपिंग पोस्चर था उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी थी कि कैसे उनका लेफ्ट शोल्डर सरफेस के परपेंडिकुलर है, राइट पाम हेड के अंडर है, और जो है मतलब इस पोजीशन में डिवाइन टेक ओवर कर लेता है। तो सर मैं ये चाह रहा था, ये थोड़ा आप यदि वैसे एक्सप्लेन करें तो हमारे लिए और अच्छा रहेगा। वो मैसेज पढ़ लिया था, वो फोटो भी देख ली थी, हाँ, पर मैं थोड़ा इसको उस पर एक्सप्लेन और प्रकाश डाले हैं तो। मैं इसको मैंने थोड़ा सा वहां पे एक्सप्लेन किया था जब मैंने ये लिखा था, और मैं इसको ना यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसमें 2-3 चीजें बहुत अच्छी और समझने वाली है। कि वो जो पोजीशन है ना, राइट सर, उसको समझें कि वो एक मेडिटेटिव स्लीप की पोजीशन है जी। और मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि आपके लास्ट के जो 3-4 घंटे होते हैं नींद के, ठीक है, सुबह 3 बजे इसके बाद, वो अगर उस पोजीशन में होता है, मेनली जो लास्ट का स्लीप है, चाहे तो आप पूरी नींद वैसे कर लें, लेकिन अगर इस पोजीशन में, वो जो फोटो डाली थी मैंने गौतम बुद्ध की, उस पोजीशन में अगर आप लास्ट के 3 घंटे सोते हैं, हेलो जी सर, हाँ, तो वो आपकी आध्यात्मिकता को और ऊपर ले जाने में हेल्प करता है। आप वो जो हाथ जैसे सर के नीचे है ना, राइट सर, वो कुंडलिनी को भी ऊपर की तरफ खींचता है, और उस समय तक, रात के 3 बजे तक आपका भोजन पूरी तरह से हजम हो चुका होता है, डाइजेस्ट हो चुका होता है। सर यदि और हमने रात को अपने लास्ट मील 5 बजे लिए, सपोज शाम को 5 बजे मील लेने के बाद हम 12 बजे सोए हैं, हाँ, तो आपने लिखा तो था आप फिर हम सीधा राइट करवट पे सो सकते हैं, सीधे राइट करवट में सो सकते हैं। यहाँ कोई सर दिक्कत मेरा ये सवाल था कि राइट और लेफ्ट में इतना अंतर क्यों है? क्योंकि हमारा हाथ यदि लेफ्ट पोजीशन में भी मुंह के नीचे है और वैसे ही राइट शोल्डर परपेंडिकुलर हो गया लेफ्ट की जगह, बिल्कुल, उस तो पोजीशन में हमारे को डिवाइन टेक ओवर क्यों नहीं करेगा? मैं बता रहा हूँ, डिवाइन टेक ओवर कर सकता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको समझें। लेफ्ट पोजीशन, जब आप लेफ्ट करवट पे उस पोजीशन में होते हैं, तो लेफ्ट करवट पे लेटने की वजह से आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही होती है और राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। ओके सर। और राइट ब्रेन जो है वो आपको, जैसे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दुनियावी लॉजिकल जिंदगी, माइंड है। हाँ, फिजिकल माइंड, फिजिकल बॉडी, फिजिकल सारा इसके फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है, जी ठीक है। सर। और जब आप राइट करवट पे सोते हैं तो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होती है, ठीक है, जी। और आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है, राइट सर। और जब लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होती है तो आपकी बॉडी कूल डाउन होती है, उसको चंद्र नाड़ी बोला गया लेफ्ट नॉस्ट्रल को। तो आपका टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आता है, कम से कम 2 से 3 डिग्री ना आपके बॉडी का टेम्परेचर नीचे आता है जब लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही होती है। तो राइट करवट पे सोने से लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही होती है, आपका टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आता है, आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है, और लेफ्ट ब्रेन जो है आपकी क्रिएटिविटी को कंट्रोल करता है।
आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को कंट्रोल करता है, आपकी स्पिरिचुअल साइड को एनहेंस करता है। तो राइट आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हुआ, आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेटेड है, आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा लोअर होता है, माइंड फर्दर रिलैक्स करता है, वो ऑटोमेटिकली डीप मेडिटेशन में जाता है। अब क्या होता है, अगर आप ईस्ट की तरफ सर करके सो रहे हैं मान लो, तो अब रात के 3 बजे के बाद सूरज आपके सर की तरफ होता है, धरती के नीचे लेकिन आपके सर की तरफ होता है, और जी सर। अब वो उगने की प्रोसेस में होता है, और धीरे धीरे वो, तो रात के 3 बजे से लेकर के सुबह के 7-8 बजे तक सूरज, अगर आप ईस्ट फेसिंग, ईस्ट की तरफ सर करके सो रहे हैं तो सूरज आपकी सर की तरफ है, तो सूरज की ग्रेविटेशन से आपकी कुंडलनी और आपकी सारी एनर्जी सर की तरफ पुल हो रही है। प्लस आप राइट करवट पे सोए हुए हो, आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेटेड है, लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है, आपका बॉडी, उसका तापमान कम, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम, डीप मेडिटेटिव लेवल में है। तब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एनहांस हो जाते हैं, कुंडलनी फर्दर ऊपर उठती है, चक्रास की ब्लॉकेज कम होती है, और वो एनलाइटनमेंट तक वो हेल्प करता है। तो इसीलिए मैंने वो फोटो डाली थी, मैंने इसके बारे में लिखा बहुत पहले था, ठीक है। हाँ सर, वो तब मैंने जो लिखा था वो टाइमिंग का दिया था कि 3 घंटे पहले लेफ्ट करवट, फिर 2 घंटे सीधे, फिर 3 घंटे राइट करवट, वो आपने लिखा था, वो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा था आपका। और मैंने पहले ही लिख दिया था, और कोई मैंने बुद्धा की लाइफ से पढ़ के नहीं लिखा था। जी सर। वो तो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से लिख दिया था। इत्तेफाकन मुझे बुद्धा की वो फोटो मिल गई जिसमें कि वो एग्जैक्टली उसी पोज में लेटे हुए जिसकी मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि ये लो जी, ये फोटो डाल दिया। मैं शब्दों में डिस्क्राइब करूं, किसी को एक्चुअल में समझ में आए ना आए, मुझे फोटो मिल गई, सीधे बुद्धा की फोटो मिल गई उस पोजीशन में, तो उससे बढ़िया एग्जाम्पल और क्या हो सकता था। राइट सर। इसलिए मैंने डाला था कि मैं इस पोज की बात कर रहा था, ठीक है। तो लेफ्ट करवट में और राइट करवट में थोड़ा सा अंतर है। जब लेफ्ट करवट पे हम सोते हैं तो राइट नॉस्ट्रल चलती है, जिसको कि हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, हमारे बॉडी की टेम्परेचर बढ़ती है और वो हमारे खाने को हजम करने में हेल्प करता है। जी सर। तो अगर किसी को एसिडिटी भी हो रही है ना, तो उसको लेफ्ट करवट पे उसी पोजीशन में लेफ्ट साइड पे लेटना चाहिए, वो उसकी एसिडिटी को दूर करेगा और फूड को डाइजेस्ट करेगा। जी सर। ठीक है। लेकिन चूंकि लेफ्ट करवट पे लेटने में बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, तो माइंड ऑटोमेटिकली उस रिलैक्स स्टेट में नहीं पहुंचता है, जिसमें कि जब आप राइट करवट पे होते हैं बॉडी का टेम्परेचर लोअर होता है, बीपी लोअर होता है, और बिल्कुल मेडिटेटिव मोड में पहुंच जाता है। और ये सब देखो लेटे लेटे सोते सोते हो रहा है। तो इसीलिए मैंने लिखा था कि आप सिर्फ अपने सोने का अलाइनमेंट बिठाओ, बाकी नेचुरल फोर्सेस को करने दो। मैं तो आसान रास्ता बताता हूँ, लेजी वाला रास्ता बताता हूँ। तो कहता हूँ कि आलस्य तुम्हारा सहारा, आलस्य तेरा सहारा। बाकी चीजें जैसे मैनेजेबल है। अब हमारे यहाँ जैसे फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट में रूम इस ढंग से बना हुआ है कि वहाँ ईस्ट की ओर सिर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, और रूम तो को साउथ थोड़ा की बहुत तरफ करो, मॉडिफाई करके सिर को साउथ में कर लिया, साउथ ईस्ट में कर लिया, और हाँ पैर नॉर्थ ईस्ट टाइप में हो गए, तो दैट इज ओके। हाँ हाँ, अगर सिर साउथ ईस्ट में है तो पैर नॉर्थ वेस्ट में जाएगा। हाँ हाँ हाँ, दैट्स परफेक्टली फाइन। जी सर। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि आपका बेड किसी भी डायरेक्शन में हो, आप अपने सर का डायरेक्शन अकॉर्डिंगली कर लो ना, ईस्ट की तरफ या साउथ की तरफ। बेड को मत चेंज करो। कौन कह रहा है कि आपको बेड को चेंज करना है या बेड की डायरेक्शन की तरफ, बेड का हेड जिस तरफ है उधर ही आप। एक्चुअली डायगोनल रूम बना हुआ है, डायगोनल डायरेक्शन में, मेन डायरेक्शंस आर फॉलिंग इन कॉर्नर्स, तो या तो वो ईस्ट नहीं होगा, या तो नॉर्थ ईस्ट होगा या साउथ ईस्ट होगा। हाँ, तो साउथ ईस्ट में सर कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चले, तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। और कोई can I disturb you? हाँ, sure. I just wanted to know about zero state meditation, if you have any views on that. By the very name of it, और मैं एक बात कह रहा हूँ कि एक ही चीज के कई नाम दे देते हैं लोग। तो जीरो स्टेट मेडिटेशन जो मेरी समझ है
वो वही कहना चाह रहे हैं कि जिसको मैंने बोला ना कि जीरो फ्रीक्वेंसी पे पहुंचना है हम लोगों ने। तो जीरो स्टेट मेडिटेशन का मतलब है कि अल्टीमेटली, मतलब जीरो स्टेट नाम है, पहुंचना वहां तक है आपको कि जब आपका माइंड शांत हो जाए, जीरो पे आ जाए, माइंड में कोई उथल पुथल नहीं हो, कोई चाहत नहीं, कोई ये नहीं। दैट इज, इट इज द सेम जीरो स्टेट मेडिटेशन, वो वही चीज है जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मेडिटेशन के कई स्टेट्स होते हैं, तो जो जब जीरो फ्रीक्वेंसी पे ब्रेन पहुंच जाए ना, दैट इज जीरो स्टेट मेडिटेशन, कि अब उसमें कोई उथल पुथल नहीं है, कोई विचार नहीं है, ना आगे ना पीछे ना वर्तमान, बिल्कुल शांत है। ओके सर, मैं कर रही हूँ आजकल, तो आई थॉट आई विल टेक योर ओपिनियन ऑन इट। नहीं डेफिनेटली, हाँ। थैंक यू। ओके, और कोई सवाल? तो हम लोग आज के लिए फिर यहाँ पे सेशन थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।